अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस। सो बेसिकली हम अब इंटरेक्टिविटी और स्टैटिक वेबसाइट से डायनामिक वेबसाइट्स की तरफ मूव कर रहे हैं और ये स्टेप हमें लेकर जाएगा हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावल को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे हम बेसिक की क्यूरीज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट करना। ये तमाम की तमाम चीजें हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लारावल के अंदर डेटाबेस से कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल है। जो दोस्त पीएचपी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं या जो नोड जेएस में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते होंगे, उनको पता होगा कि क्या पेन होती है जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। हमें डिसाइड करनी होती है काफी सारी चीजें, फिर एक कनेक्शन फाइल क्रिएट करनी होती है और उस कनेक्शन फाइल को हमें हर जगह कॉल करना पड़ता है जहां जहां हमें जरूरत होती है। लारावल हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हमें काफी सारी ऐसी चीजें जो हम बार बार करना चाह रहे हैं, मल्टीपल फाइल में करना चाह रहे हैं, वो लारावल हमें एक टेक्निक डेटाबेस सॉरी एक फाइल शेयरिंग या आप समझ लें कि ऑटो लोडर के थ्रू ऑटोमेटिकली हमें वो फीचर प्रोवाइड करता है वेंडर फोल्डर के अंदर से। और उसके लिए हमें कोई भी खुद से कोई सी फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिंपली हमें अगर सपोज डेटाबेस को लारावल के साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले मेक श्योर करना है कि हमारे पास डेटाबेस जो है वो जो भी हम यूज करें, चाहे वो एम एस एसक्यूएल है, चाहे वो माई एसक्यूएल है, चाहे वो एसक्यूलाइट है या पोस्ट एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, कोई भी डेटाबेस है, हमें उसके हमारे पास वो प्रॉपरली रन हो रही हो या जिस सर्वर को हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए वो प्रॉपरली रनिंग में हो। उसके बाद लारावल के अंदर सिंपली हमें एक डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल प्रोवाइड की जाती है, जो कि यहाँ पर मैं आपको वीएस कोड के अंदर दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक वीएस कोड है। इस वीएस कोड के मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। हाँ, आई थिंक अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डेटाबेस का एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर एक हमारे पास फैक्ट्रीज है, माइग्रेशन है और सीड्स है, लेकिन हमारे पास कन्फिग के फोल्डर में डेटाबेस डॉट पीएचपी के नाम से एक फाइल है जो कि ये सारा काम अब ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। आपको बस इसको थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन जो आपके डेटाबेस से रिलेटेड, मतलब जो डेटाबेस सर्वर है या डेटाबेस का जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो देने होते हैं और उसके बाद वो आपके जो भी लार्वल की एप्लीकेशन है वो उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कनेक्शंस का एक एरे क्रिएटेड है जिसमें हमारे पास एक एसक्यूलाइट की एरे है, माई एसक्यूएल की है, पीजी एसक्यूएल है और एसक्यूएल सर्वर की। ये 4-5 जो कनेक्शन है ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं लार्वल की इंस्टॉलेशन के साथ। इसके अलावा अगर आप मोंगोडीबी यूज करना चाह रहे हैं तो उसके ड्राइवर को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसी तरीके से। तो हम जो यूज करेंगे वो है माई एसक्यूएल, क्योंकि लारागोन इंस्टॉल करें, वैम्प इंस्टॉल करें, जैम्प इंस्टॉल करें या मैम्प को आप इंस्टॉल करें, उसके साथ बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस इंस्टॉल होती है वो होती है माई एसक्यूएल। ये जो सेक्शन है ये हमारे लिए यूजफुल सेक्शन है। इसमें ये जो सेक्शन है, ये जो नेम है या जो की है, ये हमें प्रोवाइड करनी होती है अपनी डॉट ई फाइल के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं रूट पर देखूं तो हमारे पास एक डॉट ई फाइल है। इस ई फाइल के अंदर ये जो सेक्शन है लाइन नंबर 11 से लेकर लाइन नंबर 16 तक, इस सेक्शन को हम यूज करेंगे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। अब डेफिनेटली हमारा जो डीबी कनेक्शन है वो माई एसक्यूएल है और ये माई एसक्यूएल हमारे पास ये ड्राइवर नहीं है बल्कि ये की है बताने के लिए लारावल को कि ये जो की है इसको हम यूज करें एज अ कनेक्शन। और इसके अंदर जो होस्ट नेम है वो ये वाला 127.0.0.1। अगर आपके पास जो होस्ट है वो डिफरेंट है तो यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस की पोर्ट है, बाय डिफॉल्ट 3306 होती है, लेकिन अगर आपके पास डेटाबेस की पोर्ट 336 किसी और डेटाबेस के लिए यूज हो रही है और आप माई एसक्यूएल के लिए कोई और पोर्ट यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद है डीबी डेटाबेस,
मतलब आपने कौन-सी डेटाबेस को यूज़ करना है, आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करेंगे जिसको लारावेल फिर यूज़ करेगा। उसके बाद डेटाबेस का जो यूज़र नेम होता है, डेफिनिटली जितनी भी डेटाबेसेस हम माइस्क्यूएल के अंदर क्रिएट करते हैं, नॉर्मली हम रूट यूज़र को ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक शेयर्ड किस्म की एप्लीकेशन है और आप मल्टीपल यूज़र्स हैं जो डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, सो आप उनको डिफरेंट यूज़र नेम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप वो नेम जो है वो उस पर्टिकुलर यूज़र का नेम और उसका पासवर्ड दे सकते हैं। लोकल होस्ट की केस में नॉर्मली ये पासवर्ड ब्लैंक होता है और यूज़र नेम हमेशा रूट होता है। अब मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ अपने डेटाबेस जो लारागोन है, तो यहाँ पर मैं लारागोन को ओपन करता हूँ, तो ये हमारे पास लारागोन का इंटरफेस है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टर्मिनल पर जाकर यहाँ पर मैं टर्मिनल पर क्लिक करता हूँ और ये जो लारागोन का टर्मिनल है, इसके अंदर मैं यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मतलब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए -u रूट इस तरीके से लिख सकता हूँ और ये हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस। बगैर कोई जीयूआई इंटरफेस को यूज किए हुए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो डेटाबेसेस और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो जो लारावेल की इंस्टॉलेशन की थी उनकी डेटाबेसेस यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। जैसे कि लारावेल हमने एक डिफॉल्ट क्रिएट की थी, एक लारावेल 9C मतलब कंपोजर के थ्रू की थी क्रिएट और एक लारावेल 9i क्रिएट की थी। आई थिंक ये लारावेल के साथ हमने की थी और एक लारावेल 9v जो हमने रिसेंटली 2-3 ट्यूटोरियल्स पहले क्रिएट की थी न्यू लारावेल की इंस्टॉलेशन। तो इसी को हम यूज करें क्योंकि जो मेरे पास फोल्डर इस वक्त ओपन है लारावेल का वो लारावेल 9v के नाम से ही है, तो उसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास लारावेल 9v है। सो इट मींस जो डेटाबेस का नेम होगा वो हमारे पास होगा लारावेल 9v। सिंपली हम यहाँ पर लारावेल 9v लिखकर इस फाइल को सेव कर देंगे। दोस्तों अब हम सक्सेसफुली अपने लारावेल की एप्लीकेशन को अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया। हमने सक्सेसफुली डेटाबेस को अपनी लारावेल की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करें, क्योंकि डेफिनेटली जब हम कोई भी डेटाबेस यूज करते हैं तो डेटाबेस के अंदर हमें टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। टेबल क्रिएट करने के लारावेल हमें दो तरीके प्रोवाइड करता है। एक होता है मैनुअल, जिसमें आप डेटाबेस के अंदर जाकर, जैसे अभी मैंने टर्मिनल पर डेटाबेस को सॉरी माईएसक्यूएल को ओपन किया था, तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस माईएसक्यूएल के अंदर यहाँ पर क्रिएट डेटाबेसेस करके क्रिएट टेबल करके मल्टीपल टेबल्स जितने भी क्रिएट करना चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। बट ये मुझे पर्सनली जो कमांड लाइन अगर कोई जरूर मतलब आप ये कह सकते हैं कोई और ऑप्शन ना हो आपके पास तो आप फिर इस ऑप्शन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जब आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हों, जैसे कि मेरे पास इंटरफेस अवेलेबल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि हमें लारागोन प्रोवाइड करता है। जैसे ही मैं यहाँ पर डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये डेटाबेस की एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो गई है, ये वाली। इस विंडो में हमारे पास यहाँ पर लारागोन लिखा हुआ है और माई एसक्यूएल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है टीसीपी आईपी और होस्ट नेम या आईपी 127.0.0.1 लिख सकते हैं। ये सिंपली लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है और पासवर्ड ब्लैंक है। तो इसको मैं ओपन पे जब क्लिक करूंगा तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस के साथ कनेक्ट होकर तो हमें यहाँ पर एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देगी, जीयूआई इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लारावेल 9v के नाम से ये डेटाबेस है। अब आई थिंक ये जूम इसका ऑप्शन मेरे पास जूम का नहीं है, यहाँ पे मैंने कभी इसको जूम किया नहीं है। तो खैर अगर आपको यहाँ पर लारावेल 9v नजर आ रहा हो तो ये एक एम्प्टी डेटाबेस है। तो इस पर राइट क्लिक करके हम यहाँ पर न्यू क्रिएट न्यू टेबल कर सकते हैं। मैं कौन सा टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ। इसका दूसरा भी एक तरीका है जो आगे चल के हम सीखेंगे, वो है माइग्रेशंस के थ्रू। माइग्रेशंस में हम जो है वो लारावेल को ही इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट टेबल्स या डेटाबेस पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें। इस टेबल को क्या नेम हम देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर अब हम डिफाइन करेंगे। टेबल का नाम हम डिफाइन कर देते हैं यूजर्स। यूजर्स टेबल नेम है। उसके बाद इसके बारे में कमेंट्स आप कुछ लिखना चाहें कि ये क्या टेबल करता है। दिस टेबल सेव्स बेसिक यूजर ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन।
ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसमें कॉलम्स ऐड करने होते हैं। टेबल्स के अंदर जो टॉप रो होती है उसमें हम कॉलम्स डिफाइन करते हैं और इस कॉलम से रिलेटेड फिर डाटा उनके नीचे हम ऐड करते हैं। सो ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पहला कॉलम नेम हमेशा आईडी होता है, जिसकी डाटा टाइप हमारे पास इंट ही होती है, या आप टाइनी इंट रख सकते हैं, स्मॉल इंट, डिपेंडिंग ऑन योर आईडी की कितनी लेंथ होगी। सो मैं इसको इंट ही रहने देता हूँ और इसकी यहाँ पर लेंथ आप डिफाइन कर सकते हैं कितने लेंथ होनी चाहिए। मैं 11 करेक्टर तक इसको डिफाइन कर देता हूँ। अनसाइंड का मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा ही होगी। और अलाउ नल को हमें इसको खत्म करना होगा, ये अलाउ नल नहीं है और ये डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कोई नहीं है और हमें इसको एज अ प्राइमरी की भी डिफाइन करना है। सो ये हमारे पास है क्रिएट, इसको हम एज अ क्रिएट न्यू इंडेक्स यहाँ पर राइट क्लिक करके एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे। और इसके अलावा इसमें ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन, हाँ ठीक है ये। ओके, दूसरी जो इसमें फील्ड हम ऐड करेंगे वो है यूजर नेम। सो ये हमारे पास डेटाबेस टाइप जो है करेक्टर होगी, तो इसको हम var4 लिखेंगे और इसकी यूजर नेम अब नॉर्मली यूजर नेम NAME। ओके, इसकी लेंथ नॉर्मली 8 से 10 करेक्टर होती है यूजर नेम, हम इससे ज्यादा अलाउ नहीं करते। सो मैं इसकी लेंथ जो है वो 25 या 15 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको जो अनसाइंड है, अलाउ नल जो है वो नहीं करना हमने, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं, कमेंट एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेम, तो ये भी var4 है। अब नेम की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है तो इसको मैं 100 कर देता हूँ, बाकी चीजें एज इट इज। फिर एक और ऐड करेंगे, नेम के बाद है पासवर्ड, जो अभी सेव होगा वो भी करेक्टर्स में होगा, इसको मैं 255 दे देता हूँ क्योंकि करेक्ट पासवर्ड की लेंथ ज्यादा भी हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास है ईमेल, यूजर का ईमेल भी हम ले सकते हैं और उसकी भी लेंथ 255 दे देते हैं। सो इसके अलावा इसमें यूजर क्रिएट कब हुआ और अपडेट कब हुआ वो फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। सो क्रिएटेड एट, और ये हमारे पास होगी टाइम स्टैम्प। सो ये हमारे पास होगी टाइम स्टैम्प और ये हमारे पास होगी डिफॉल्ट है करंट टाइम स्टैम्प होगी। ओके करेंगे हम इसको। उसके बाद है एक न्यू अपडेटेड एट, कब ये रिकॉर्ड अपडेटेड हुआ, अपडेटेड एट, ये भी टाइम स्टैम्प होगी। और ये होगी ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, कि जैसे रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो उस वक्त ये चेंज होगी, जब क्रिएट करेंगे तो ये की दफा चेंज होगी। मतलब क्रिएट वाली जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे और अपडेट वाली जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो ये दोनों ही अपडेट होंगी। लेकिन जैसे ही हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे सो क्रिएटेड एट चेंज नहीं होगी लेकिन अपडेटेड एट चेंज हो जाएगी। इतना करने के बाद अब हम इसको इसमें और तो कोई चीज चेंज नहीं करनी है। कॉलम ठीक है, ठीक है, यहाँ पर की भी ऐड कर देते हैं, प्राइमरी ठीक है। ओके, इसको अब हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास आई थिंक सेव भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको सेव, ठीक है, आई थिंक सेव हो चुका है ये फाइल। इसमें हमारे पास, मैं इसको सेव करने के लिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन, ठीक है, सेव हो चुका है। तो इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो अभी तक नहीं आया इसमें। सो इसको सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, टेबल, कहाँ पर है यार सेव का इसमें ऑप्शन, रन क्यूरी। अच्छा अच्छा, इसको रन करना पड़ेगा क्यूरी को। मुझे इसका ये, हाँ ये सारा उसने, अच्छा अच्छा, हाँ ये देखे ना, ये सारी क्यूरी जो उसने क्रिएट करके हमें दे दी है। जो भी अभी हमने नेम वगैरह सेट किए हैं वो यहाँ पर है और इसको अब हम रन कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि अगर कुछ भी गलत हो तो ये मैं इसको दोबारा रीसेट कर सकूँ। ओके, सो
टूल्स, रन का ऑप्शन कहाँ पे है? एक्सपोर्ट डेटाबेस एसक्यूएल। कुछ इसमें क्रिएट किया या मैंने किस में क्रिएट कर दिया? आई थिंक मैंने सेव न्यू टेबल, हाँ अब ऑप्शन है सेव न्यू टेबल, हाँ ठीक है। सेव न्यू टेबल का ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पर सेव न्यू टेबल फाइल, इसमें भी नहीं है ऑप्शन। टूल्स, टेबल में भी नहीं है। खैर एनीवे, जब मैंने उसे नेविगेट किया बाहर तो उसने ऑप्शन दे दिया। तो ये देखिए हमारे पास हमारा टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसमें सारे इंडेक्स वगैरह बेसिक इसके टेबल यूजर्स है, डेटाबेस लारावेल 9 भी है और इसके अंदर डाटा अब यहाँ पर हमें नजर आएगा। जो भी हम क्यूरीज के थ्रू डेटाबेस लारावेल के अंदर इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे या उसको हम रीड करेंगे, वो यहाँ से सारा काम, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं इंसर्ट करने का, कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को लारावेल के अंदर और इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर यूजिंग लारावेल। मैं यहाँ पर वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड के अंदर हम यहाँ पर आएंगे अपने राउट्स के अंदर, वेब डॉट पीएचपी में। यहीं पर मैं इसके चारों जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए अलग अलग राउट्स क्रिएट करूंगा, ताकि जिसको भी मैं कॉल करूं राउट को, उसके मुताबिक रिकॉर्ड का जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की। तो मैं यहाँ पर राउट कॉलन कॉलन गेट करता हूँ स्लैश इंसर्ट, के जैसे ही हम स्लैश इंसर्ट लिखें तो एक फंक्शन कॉल हो जो कि रिकॉर्ड को इंसर्ट करे डेटाबेस के अंदर। तो ये हमने एक ऑपरेशन क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से मैं लिखूंगा राउट गेट स्लैश रीड, और ये भी हमारे पास एक फंक्शन होगा। फिर इसी तरीके से राउट गेट स्लैश अपडेट, और ये भी हमारे पास एक फंक्शन होगा, कॉल बैक फंक्शन। हम आगे चल के आने वाले ट्यूटोरियल में प्रॉपरली हम एक टेम्पलेट को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास अब 4 फंक्शन हमने क्रिएट कर लिए हैं टू परफॉर्म इंसर्शन, और इसको साथ साथ हम कमेंट्स दे देते हैं टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन, और ये हमारे पास है अपडेट ऑपरेशन, और ये है हमारे पास डिलीट का ऑपरेशन। तो ये है इंसर्ट का ऑपरेशन। तो ये हमारे पास 4 जो हमने राउट क्रिएट कर लिए हैं, इन राउट्स की मदद से अब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। लारावेल के अंदर हमारे पास 2 तरीके हैं। एक को कहा जाता है डेटाबेस के लिए ORM को यूज करना, और दूसरा है DB फसाड को यूज करना। सबसे पहले हम सिंपल तरीका जो DB फसाड है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें DB फसाड को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज DB। सिर्फ इतना लिखने के बाद अब हम इस DB फसाड को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उस फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ DB इंसर्ट। इंसर्ट, तो देखें इसने ये जो कमांड कंप्लीट हो रही है, ये बेसिकली जो हमारे पास ये को पायलट है, गिटहब को पायलट, वो हमें ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके दे रहा है कि ये इंफॉर्मेशन हम इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। खैर यहाँ पर मैं पहले एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। यूजर इज इक्वल टू एक एरे क्रिएट करता हूँ, और इसमें नेम हमारे पास सबसे पहली जो चीज है वो है यूजर नेम। तो यूजर नेम में हम दे देते हैं उसको इमरान क्यू, और दूसरा उसमें था उसका नेम, आई थिंक नेम था, तो इमरान कादरी, इमरान कासिम। और ईमेल में हम दे देते हैं admin@admin.com, कुछ भी रेंडम सा हम दे देते हैं ईमेल। और पासवर्ड में हम एडमिन ही पासवर्ड दे देते हैं। तो ये हमने एक यूजर वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एरे क्रिएट कर लिया। अब DB इंसर्ट करेंगे हम, और इंसर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स,
और देखिए जो GitHub Copilot है उसने ऑटोमेटिकली इसको फेच कर दिया कि इंसर्ट इनटू यूजर्स कर रहे हैं। यूजर नेम है क्योंकि यहाँ से उसने यूजर नेम उठा लिया, नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ से उठाकर उसने वैल्यूज को आके क्वेश्चन मार्क करके अब देखिए यूजर और उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम, यूजर ईमेल और पासवर्ड को उसने इंसर्ट कर दिया। तो मुझे यहाँ पर सिंपली टैब प्रेस करना है एंड वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, कह रहा है कि अच्छा सॉरी, यहाँ पर यूज डीबी नहीं करना, हमें पूरा इसका पाथ देना होगा तभी ये काम करेगा। तो इसका पाथ बनता है इल्यूमिनेट स्लैश सपोर्ट स्लैश फसाड स्लैश डीबी। ये इसका कंप्लीट पास बनता है, तो उसको हम सेव करते हैं। सो अब हमारे पास वो एरर खत्म हो गया। तो ये डीबी फसाड हम नॉर्मली इस तरीके से इसका पूरा पास डिफाइन करते हैं, जैसे हमने ये राउट का पूरा पास डिफाइन किया। तो इसको यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए, इस जगह पर कंट्रोलर्स किया, तो अब ये ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इंसर्ट का ऑपरेशन का जो है वो रिकॉर्ड सारा क्रिएट कर लिया। अब सिंपली मैं वापस जाता हूँ ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर laravel 9v डॉट टेस्ट के बाद स्लैश इंसर्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि जी फील्ड आईडी डज नॉट हैव, अच्छा अब यहाँ पर ये जो मिस्टेक है ये है कि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया उसके साथ डाटा जो हमने क्रिएट की है की। तो यहाँ पर यूजर्स के की को हम यहाँ पर एडिट करते हैं रिकॉर्ड को, और ये जो है इसको हमें ऑटो इंसर्ट पे लेके जाना है। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट सॉरी, तो ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर इसमें, हाँ यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट ये हमने, और इसके बाद मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो आई थिंक सेव का ऑप्शन अब ठीक है। सो अब हमारे पास यूजर के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट तो नहीं हुआ, डाटा के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि एरर आ गया। एरर क्या आया हमारे पास कि जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो परफॉर्म नहीं हुआ। तो लेट्स सी, अब दोबारा इस पेज को रीलोड करते हैं क्योंकि अब हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। सो अब हमारे पास व्हाइट स्क्रीन आई है, इट मींस हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले नहीं करवाया। सो अब यहाँ पर हम वापस अपने डेटाबेस के अंदर आते हैं जो कि हमारी लारागोन का जो इंटरफेस है, इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं हम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट भी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये है हमारे पास रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का तरीका। अब रीड करने की अगर हम बात करें तो रीड का ये जो ऑपरेशन है इसमें हम सिंपली लिखेंगे db users is equal to db select static from users, और फिर हम यहाँ पर फॉर ईच का लूप लगा सकते हैं, फॉर ईच का लूप लगा सकते हैं और उसके बाद यूजर का यूजर नेम जो भी उसका नेम वगैरह हम डिस्प्ले करना चाहें हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये उसने हमें अगेन GitHub Copilot ने हमें बता दिया कि ये इसका तरीका है रीड फंक्शन परफॉर्म करने का। अब वापस ब्राउजर में आकर मैं सिंपली इस पेज को इंसर्ट के बजाय रीड को यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर नेम के बजाय ईमेल लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो देखिए हमारा ईमेल यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से अब हम इस लूप के अंदर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो फेच कर सकते हैं। इसमें हमें एरेज ऑफ रिकॉर्ड आएगा, सिंगल रिकॉर्ड एरे आएगी और उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपडेट का भी ऑप्शन है हमारे पास। जैसे मैं ईमेल चेंज करना चाह रहा हूँ तो हम लिखेंगे कि अपडेट यूजर नेम, यहाँ पर उसने हमें एक क्यूरी बना के दे दी है। देखिए उसे लिखे जी अपडेट यूजर सेट नेम इज इक्वल टू वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। सो मैं उसका ईमेल चेंज करना चाह रहा हूँ। सो सेट ईमेल इज इक्वल टू imranq@gmail.com। ये मैंने कहा जहां पर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जहां पर आईडी 1 है क्योंकि मुझे पता है जो एक ही रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि उसमें आईडी जो है वो 1 है।
सो मैंने कहा उसको रिकॉर्ड को अपडेट कर दो। सो सेव किया इसको और नीचे मैं एको कर देता हूँ रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, सेव किया इसको। अब वापस हम आते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पर कॉल करते हैं अब हम अपडेट। सो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं वापस रिकॉर्ड रीड वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा जो ईमेल है वो admin@admin.com नहीं बल्कि imran@gmail.com हो चुका है। सो लास्ट जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो डिलीट का जो है वो ये है कि डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, इतना लिख के आपने इसको सेव करके ब्राउजर में आना है और इसके डिलीट वाले फंक्शन को कॉल करना है ऐसे। सो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली एंड देन अगर आप रीड पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगी, ब्लैंक स्क्रीन, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर से रिमूव हो चुका है। यहाँ पर यूजर को मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए हमारा रिकॉर्ड यहाँ से खत्म हो चुका है। और जब हम इसको इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट किया, वापस आए, इसको रीलोड किया, तो देखिए अब जब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो इसकी आईडी 2 है। इसका मतलब है कि जो हमने अब इसके जहां जहां पर हमने आईडी 1 लिखा है वहां वहां पे हमें 2 करना पड़ेगा। जैसे ये हमें 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम डायनामिकली चेंज करेंगे आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में। और डायनामिकली कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, स्पेशली यूजिंग ORM। ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं डीबी फसाड को इस्तेमाल करते हुए। ये नॉर्मली उन यूजर्स के लिए जो पीएचपी के यूजर्स है उनको कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, ओआरएम को वो इतना अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते, तो वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो ये था हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी और बेसिक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना यूजिंग डीबी फसाड। दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम लारावल की एप्लीकेशन को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कैसे रिकॉर्ड को, टेबल में से रिकॉर्ड को हम रीड करते हैं, उसको न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, अपडेट या डिलीट, बेसिक CRUD ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डीबी फसाड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पीके जो एक इंस्टाग्राम की आईडी है उसको जरूर फॉलो करें। उस पर जब अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे, अराउंड अबाउट मोर देन ये कह ले कि 10,000 5,000 10,000 यूजर्स हो जाएंगे उस पर, तो मैं उस पर भी कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन अपने से रिलेटेड और अपने ट्यूटोरियल से रिलेटेड पोस्ट करता रहूंगा और फिर आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।